बच्चों, आपको स्क्रीन पे चैप्टर नजर आ रहा है? यस मैम। ये चैप्टर 1 पॉपुलेशन। ये यस सुनो। मैम। और आपको मेरी आवाज आ रही है ना? सूर्यांशु, अंजलि, आयुषी। यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो। तो इससे पहले जो है हमारा रिवीजन हो चुका था। और हमें जो है अभी यहाँ से जो है हमारा रिवीजन स्टार्ट होगा। ये है आपका डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। ठीक है। ये जो है डायरेक्टली आपसे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी भी वो पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ इस क्वेश्चन को आपको मिक्स करके भी जो है पूछा जा सकता है। बेसिकली ये जो है एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी 5 मार्क्स में जो है कई बार आ चुका है कि जो आपका किसी भी देश की जो जनसंख्या है वो किस प्रकार से इंक्रीज होती है, या फिर उसके कितने स्टेजेस होते हैं। इस तरह से वो आपसे पूछ सकते हैं। या फिर वो इंडिया के रेफरेंस में पूछ सकते हैं कि एक उन्हें एक्सप्लेन करके क्वेश्चन दे सकते हैं कि एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेजेस इन विच द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इंक्रीज्ड एंड फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। इस तरह से मतलब वो डायरेक्ट ये ना बोल के कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी क्या है इंडिया की या वर्ल्ड की, क्योंकि आपको वर्ल्ड में भी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी आपने पढ़ी है और इंडिया के रेफरेंस में भी आप पढ़ेंगे। ठीक है। तो जो वर्ल्ड में आपने पढ़ी थी वो तीन उसमें जो है आपके स्टेजेस थे, और इसमें आप 5 फेजेस पढ़ोगे। ठीक है। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो ऐसा नहीं है कि जैसे पहले इंक्रीज हो रही थी वैसे ही अभी भी हो रही है। ठीक है। इसमें डिफरेंट जो है चेंजेस आए हैं टाइम टू टाइम। डिफरेंट स्टेजेस फेजेस आए हैं। तो उन्हीं फेजेस को हम पढ़ेंगे। तो ये एक बात तो ये याद रखना कि हमारे इंडिया के जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है, इंडिया की जो जनसंख्या इंक्रीज हुई है उसके मेनली 4 फेजेस है। ठीक है, 4 फेजेस में डिवाइडेड है। तो इतना याद रखना कि अगर क्वेश्चन आता है कि डिस्कस या फिर एक्सप्लेन द स्टेजेस या फिर हाउ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इंक्रीज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, या फिर इस तरह का कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है, तो आपको इसी तरह से लिखना है। क्योंकि शायद वो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी अगर डायरेक्ट देते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं देते हैं तो फिर आपको क्वेश्चन समझ के आपको आंसर लिखना पड़ेगा। नहीं तो बहुत बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं कि इसमें पूछा क्या जा रहा है ना। क्योंकि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन वो वर्ड यूज नहीं करते हैं। वो कुछ मतलब कि इनडायरेक्ट वे में वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इंडिया का जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है वो 4 फेजेस में इंक्रीज हुई है। और उसमें पहला फेज जो है, और ये भी याद रखना कि ये 1 नंबर में भी आ सकता है, ये 3 नंबर में भी आ सकता है, और 5 नंबर में तो आ ही सकता है। ठीक है। तो लेकिन ये 3 और 1 में तो कहीं ना कहीं आता ही आता है। हर साल जो है बोर्ड पेपर में देखा गया है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द फर्स्ट फेज। अब हम फर्स्ट फेज के बारे में देखते हैं। अब आप इसको इसमें चीजें क्या पता होनी चाहिए, ईयर। कि फर्स्ट फेज जो है ये हम 19 सेंचुरी से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि उसी समय जो है पॉपुलेशन में बदलाव जो है स्टार्ट हुए थे। तो फेज 1 जो है वो 1901 से लेके 1921 तक का है। मतलब कितने साल हो गए, 20 ईयर्स। क्योंकि जो पॉपुलेशन है उसकी जो ग्रोथ हो रही है, या मतलब क्या उसमें चेंजेस आ रहे हैं, वो हम 1 साल में या 2 साल में मेजर नहीं कर सकते। हमें एक अच्छा खासा लंबा टाइम पीरियड चाहिए, तभी हम किसी देश की जो जनसंख्या है उसमें आने वाले बदलावों को मेजर कर सकते हैं। तो आपको पता है हम सेंसस भी कितने साल बाद करवाते हैं, 10 ईयर्स के बाद। उसी तरह से जो हमने पॉपुलेशन में चेंजेस नोटिस किए हैं इंडिया की पॉपुलेशन में, वो हमने 20-20 ईयर्स में लेके जो है इस थ्योरी में मेजर करने की कोशिश की है। ठीक है। तो पहला आपको क्या मालूम होना चाहिए, आप ये देख सकते हो, 1901 टू 1921। ये देखिए। देन ये पहला पॉइंट हो गया। आप कुछ इसमें मत रटिए, पहले आप ईयर्स, सब में आपको ईयर्स पता होने चाहिए। तो 1901 से 1921 था आपका पीरियड ऑफ स्टेगनेंट और स्टेशनरी फेज ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडिया पॉपुलेशन। तो पीरियड ऑफ स्टेगनेंट मतलब क्या होता है, ये देखिए, पीरियड ऑफ stagnant. So 1901 to 1921 is known as period of stagnant growth of population. मतलब stagnant मतलब क्या होता है कि ना पॉपुलेशन बढ़ी है ना पॉपुलेशन घटी है। ठीक है। अब इसका रीजन क्या हो सकता है, इसका रीजन ये हो सकता है कि बर्थ रेट और डेथ रेट, ठीक है, इंडिया में जो मृत्यु दर था उस समय इन 20 सालों में, और जो जन्म दर था, दोनों को दोनों क्या था, इक्वल था, बराबर था। तभी तो जनसंख्या ना बढ़ी ना घटी। ठीक है। तो पीरियड ऑफ स्टेगनेंट पॉपुलेशन मतलब ना जनसंख्या में कोई इंक्रीज हुआ है ना डिक्रीज हुआ है, जनसंख्या जैसी थी वैसी रही। स्टेगनेंट मतलब रुके रहना। ठीक है। सिंस इन दिस पीरियड ग्रोथ रेट वॉज वेरी लो, ग्रोथ रेट क्या था, बहुत ही कम था। ये देखिए ग्रोथ रेट, यही चीजें आपको मेजर करनी है। ग्रोथ रेट वाज वेरी लो।
ठीक है, आपको ये जो वर्ड्स है ना, ये ग्रोथ रेट हो गया, देन स्टेगनेंट हो गया, इन सारे ही वर्ड्स को अपने आंसर में यूज करना है। ठीक है, सो पहला ये ईयर हो गया, स्टेगनेंट हो गया, देन ग्रोथ रेट वाज वेरी लो। और कभी कभी तो हमने निगेटिव ग्रोथ रेट भी उस समय जो है इंडिया में नोटिस की गई है, 1911 से लेके 1921 के बीच में। मतलब इंडिया की जनसंख्या माइनस में चली गई थी। उसका रीजन क्या था कि कई हिस्सों में बहुत बुरी तरह से भुखमरी फैली हुई थी, जिसे हम फेमाइन कहते हैं ना, सूखा पड़ गया था। तो उसके कारण भी बहुत सारे लोग मारे गए थे। नाउ बोथ द बर्थ रेट एंड डेथ रेट वर हाई, कीपिंग द रेट ऑफ इंक्रीज लो। ठीक है, इस समय क्या था कि बर्थ रेट भी हाई था, मतलब जन्म दर भी हाई था, बहुत सारे लोग पैदा होते थे। ठीक है ना, अगर आप पहले की फैमिलीज देखें तो आपको पता है ना कि एक फैमिलीज में मानो 10 से 12 बच्चे तो 6 तो मतलब मिनिमम होते थे। तो इसका मतलब क्या है कि बर्थ रेट में कोई कमी नहीं थी, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि डेथ रेट भी ज्यादा था। ठीक है ना, तो बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों ही हाई था। तो पैदा भी होते थे, लेकिन जितने पैदा होते थे उतने ही मारे भी जाते थे। तो इसीलिए हम इंडिया की जनसंख्या में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। ठीक है, इंक्रीज नहीं हो रहा था। तो आप ये नोटिस करेंगे, बर्थ रेट एंड डेथ रेट वर वेरी हाई, द रेट ऑफ इंक्रीज लो। ठीक है, अब बर्थ रेट अगर जैसे दोनों इक्वल होगा, मतलब हाई होगा, एक ही जैसा होगा, तो क्या होगा, ये जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज नहीं होगा। द रेट ऑफ इंक्रीज वाज वेरी लो। ठीक है, अब पुअर हेल्थ रीजन क्या थे, डेथ रेट जो है, बर्थ रेट तो हाई था ही, लेकिन डेथ रेट हाई क्यों था, उसका रीजन हम देखते हैं, क्यों इतने लोग उस समय मारे जाते थे, मृत्यु होती थी लोगों की। पुअर हेल्थ। ठीक है, पुअर हेल्थ, मेडिकल सर्विसेज अच्छी नहीं थी, लोग बहुत ही मामूली बीमारियों से भी मर जाते थे, क्योंकि उस समय ना वैक्सीनेशन था, ना प्रॉपर बीमारियां थी। आप आज की हालत सोच लीजिए, इतना एडवांस होने के बाद भी हम एक बीमारी के इलाज 1 साल तक नहीं खोज पाए। ठीक है ना, तो उस समय सोचिए, इतना जब एडवांसमेंट नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं था, साइंस इतनी डेवलप नहीं थी, तो लोग क्या थे, पुअर हेल्थ थी उनकी, और मेडिकल सर्विसेज बहुत ही पुअर थी, तो जितने पैदा होते थे उतने ही मारे भी जाते थे। इलिटरेसी ऑफ पीपल एट अ लार्ज एंड इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ फूड एंड अदर बेसिक नेसेसिटीज। ठीक है, तो मतलब खाना लोगों को प्रॉपर नहीं मिलता था, भुखमरी टाइम टू टाइम हो जाती थी, जैसे मैंने भी आपको बताया, फेमाइन, सूखा पड़ जाता था। इन सारे ही रीजन की वजह से क्या था कि इंडिया की जनसंख्या जो है वो बढ़ नहीं रही थी, बहुत सारे लोग उस समय मारे जाते थे। ठीक है, तो इन सब चीजों को आप अंडरलाइन कर लेंगे। पुअर हेल्थ, पुअर मेडिकल सर्विसेज, इलिटरेसी, देन इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड सिस्टम। ठीक है ना, तो खाना भी सही से वितरण नहीं होता था, इसीलिए हाई बर्थ रेट था और डेथ रेट भी काफी हाई था। अब हम सेकंड फेज में आते हैं, 1921 टू 1951। इसको हम कहते हैं स्टडी पॉपुलेशन ग्रोथ। इस समय जो है पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुई, लेकिन स्टडी स्टडी मतलब धीरे धीरे रेट पर, है ना, स्लो। अब इसमें क्या हुआ कि इसके कंपैरिजन में, इस डिकेड के कंपैरिजन में, इस डिकेड में क्या हुआ, इंप्रूवमेंट इन हेल्थ सैनिटेशन थ्रू आउट द कंट्री ब्रॉट डाउन द मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, मेडिकल साइंसेज ने थोड़ा सा जो है डेवलपमेंट हुआ, जिससे क्या हुआ कि मोर्टेलिटी रेट कम होने लगा। मोर्टेलिटी मतलब, मोर्टेलिटी वर्ड का मतलब क्या होता है, मृत्यु दर। तो हेल्थ फैसिलिटीज इंप्रूव हुई, सैनिटेशन फैसिलिटीज इंप्रूव हुई, खाना पीना जो है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो था वो बेहतर हो गया, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम बेहतर हो गया। इससे क्या हुआ, लोगों की हेल्थ की जो वो थी, हेल्थ का जो हेल्थ वेलबींग था वो काफी इंप्रूव हुआ है। इससे क्या हुआ कि डेथ बर्थ रेट तो वही का वही रहा, ठीक है, लेकिन डेथ रेट था वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। इससे क्या हुआ, इंडिया की पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गई। ठीक है, तो आप इसको जो है अंडरलाइन कर लेंगे। 1921 to 51, period of steady population growth, improvement in health, sanitation. It brought down the mortality rate, better transport, communication system improved, distribution system of food. The crude birth rate, the crude birth rate remained high इन दिस पीरियड, लीडिंग टू हाइयर ग्रोथ रेट देन द प्रीवियस फेज। ठीक है, तो अब इसमें क्या था, बर्थ रेट डेथ रेट दोनों हाई था, बट इस डिकेड में क्या हुआ कि बर्थ रेट जो था वही का वही रहा, बढ़ता रहा, बट डेथ रेट क्या हुआ, वो नीचे आना शुरू हो गया। ठीक है, आप इस तरह से एरो बना के लिख सकते हैं, ये है हमारा डेथ रेट, बर्थ रेट, और ये है हमारा डेथ रेट। ठीक है, इस वाले फेज में क्या था, इस फेज में हमारा बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों ही ऊपर था।
तेजी से बढ़ रहे थे। इस फेज में क्या हुआ, बर्थ रेट हाई रहा और डेथ रेट नीचे आ गया। ठीक है, तो पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गई। अब हम फेज 3 में आते हैं। ये था आपका 1951 टू 81, और इसको हम कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। मतलब जो हमारी जनसंख्या थी उसमें विस्फोट हुआ, मतलब बहुत तेजी से हमारी जनसंख्या बढ़ गई। क्योंकि बर्थ रेट जो था वो हाई का हाई रहा, और डेथ रेट इसमें धीरे धीरे नीचे आ रहा था, लेकिन इस रेट में बिल्कुल ही नीचे आ गया बहुत तेजी से। जो हमारा डेथ रेट था वो नीचे आ गया, क्योंकि इस समय बिल्कुल फैसिलिटीज जो थी वो काफी इंप्रूव हो गई। हमारा देश जो है आजाद हो चुका था, तो हमने सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। आप देखिए, बहुत ध्यान सुनिएगा, ये 1951 टू 81 आप अंडरलाइन करेंगे, पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आप अंडरलाइन करेंगे, और आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसमें देयर वाज सडन एंड रैपिड डिक्लाइन इन द मोर्टेलिटी रेट। रैपिड मतलब तेजी से मृत्यु दर नीचे आया, और जनसंख्या बहुत तेजी से इंक्रीज हो गई, क्योंकि डेथ बर्थ रेट में कोई बदलाव नहीं आया, बर्थ रेट तो वैसे ही बढ़ रहा था, लेकिन डेथ रेट में बहुत नीचे बहुत तेजी से गिरावट आई। ठीक है, बहुत तेजी से इंडिया की जनसंख्या बढ़ी है इसी में। और आज जो हम इंडिया की जनसंख्या आप देख रहे हैं कितनी ज्यादा है, उसका रीजन यही है। ठीक है, और 2.2% रेट पर पहुंच गई। अब इतनी तेजी से जो संख्या बढ़ी है, उसका रीजन यहीं से स्टार्ट हो चुका था कि फूड बेहतर हो गया, ट्रांसपोर्ट बेहतर हो गया, हेल्थ सब कुछ इंप्रूव हो गया, साइंस टेक्नोलॉजी ने इतना डेवलपमेंट कर लिया। लेकिन और भी चीजें हुई जिनकी वजह से ये चीज और ज्यादा मतलब फैक्टर ने और इंडिया की पॉपुलेशन को बढ़ाने में बूस्टअप किया। अब वो क्या चीजें थी, ये पहला इंडिपेंडेंस कि भारत आजाद हो चुका था, एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज वर इंट्रोड्यूस थ्रू सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग प्रोसेस। भारत ने प्लानिंग जो आपने पंचवर्षीय योजना सुना होगा, इंडिया ने इसी समय इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, जिससे क्या हुआ कि हमारी इकोनॉमी जो थी वो तेजी से इंप्रूव हुई। ठीक है, अब इंप्रूव हुई है तो लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो भी इंप्रूव हुआ है ना। और इससे क्या हुआ कि जब लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हुआ है, खाना पीना बेहतर मिला है, सब कुछ लोगों को फैसिलिटीज मिली है, तो और तेजी से जनसंख्या इंक्रीज होना शुरू हो गई। तो पहला रीजन तो ये था, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग सिस्टम एंड डेवलपमेंटल प्रोसेस लीड विच इंप्रूव द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। बहुत आसान है कि भारत में जो है आपकी जो है केंद्र सरकार ने प्लानिंग स्टार्ट की, जिससे हमारी इकोनॉमी में काफी इंप्रूवमेंट हुआ है और लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हुआ। ठीक है, और दूसरी चीज क्या थी कि इसी समय हमारे देश में काफी ज्यादा इन माइग्रेशन हुआ है। हमारे जो पड़ोसी देश थे, बॉर्डरिंग कंट्रीज थी, नेबर्स लाइक पाकिस्तान है, चाहे बांग्लादेश है, चाहे अफगानिस्तान है, चाहे तिब्बत है आपका, इन देशों से बहुत सारे लोग इंडिया में माइग्रेट होकर आए हैं, जिसकी वजह से इंटरनेशनल माइग्रेशन एक बहुत बड़ा कारण है कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ी है। आप देखेंगे कि आज के टाइम में वेस्ट बंगाल में मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है आपकी, मतलब मैक्सिमम क्या, मतलब बहुत ज्यादा परसेंटेज जो है वो वहां से आई है, बांग्लादेश से। तो ये जनसंख्या जो बांग्लादेश से माइग्रेट होकर इंडिया में आई है, वो उसी टाइम की आई हुई है। ठीक है, तो इससे भी इंडिया की जनसंख्या बहुत तेजी से इंक्रीज हुई है, तो आप इसको अंडरलाइन करेंगे। 51 टू 81, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, रैपिड फॉल इन मोर्टेलिटी रेट, बट फर्टिलिटी रेट वाज हाई, 2.2% ग्रोथ रेट रहा इंडिया का। ये सब आप वर्ड अपने आंसर्स में यूज करेंगे। फर्स्ट रीजन क्या था, देखो ये 3 नंबर में क्वेश्चन बहुत बार आता है, बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि विच पीरियड इज नोन एज द पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो आपका आंसर हो जाएगा ये 51 टू 81, एंड गिव टू रीजंस। तो रीजंस बच्चे क्या करते हैं ना, ये वाला रीजन लिख देते हैं उठा के कि इंप्रूवमेंट, हेल्थ फैसिलिटी, ये सब करके, लेकिन इसका रियल रीजन क्या होगा, ये दोनों रीजन होंगे। पहला, सेंट्रलाइज प्लानिंग। ठीक है, दूसरा क्या होगा, इंक्रीज्ड इंटरनेशनल माइग्रेशन। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। ठीक है, तो इंटरनेशनल माइग्रेशन फ्रॉम तिब्बत, ये देखिए तिब्बत, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान। ठीक है, अब फेज 4 आता है, तो फेज 3 बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इस पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इस पे। ठीक है, और ये है आपका फोर्थ फेज, जो अभी तक चलता आ रहा है, 1981 के बाद से ये चल रहा है। कि अब क्या हुआ है कि हमारी इंडिया की जो पॉपुलेशन है, डेथ रेट तो नीचे आ ही चुका है। ठीक है, लेकिन अब बर्थ रेट भी धीरे धीरे नीचे आ रहा है, क्योंकि लोग जो है अब फैमिली प्लानिंग और छोटी फैमिलीज का जो है महत्व है उसको समझ रहे हैं। अब इतना ज्यादा इकोनॉमिक प्रेशर लोगों के ऊपर है कि वो बड़ी फैमिली को सर्वाइव नहीं करा सकते। तो धीरे धीरे जो है अब हमारा जो बर्थ रेट है वो भी धीरे धीरे नीचे आ रहा है। ठीक है, क्योंकि अब लेट मैरिजेस हो रही हैं, पहले बहुत जल्दी मैरिजेस हो जाते थे, देखो सब लिखा हुआ है। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, पर्टिकुलरली एजुकेशन ऑफ फीमेल्स इन द कंट्री। तो महिलाएं पढ़ लिख गई हैं, तो उनको समझ में आया कि इतना हमें बच्चा नहीं पैदा करना है।
मतलब फैमिलीज को इतना बड़ा नहीं करना है हमें। देन मैरिज की एज जो है वो इंक्रीज हो चुकी है। तो ये सब आपके, मैंने आपको बता दिया, ये सारी जो पॉइंट्स हैं आप इनको प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। नाउ रीजनल वेरिएशन इन पॉपुलेशन ग्रोथ, इसमें ज्यादा कुछ नहीं, आप एक बार इसकी रीडिंग मारिएगा। इसमें वही दिया हुआ है कि कुछ हमारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे जनसंख्या, कि पूरे भारत में जनसंख्या एक जैसी नहीं बढ़ती है। कुछ राज्यों में जनसंख्या का जो ग्रोथ है, पॉपुलेशन ग्रोथ, वो काफी कम है। और कुछ राज्यों में बहुत ज्यादा है, जैसे केरल में देखिए लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ है, मतलब जनसंख्या बहुत कम बढ़ती है। वहीं आप चले जाएंगे दूसरे स्टेट्स में, लाइक यूपी है, राजस्थान है, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो हाई है। तो एक बार बस इसकी रीडिंग कर लीजिएगा, तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए, तो ये एक आपका टॉपिक है ये। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब ये भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है पैराग्राफ है। एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया इज द ग्रोथ ऑफ इट्स एडोलेसेंट पॉपुलेशन, ठीक है। इस पे मैक्सिमम 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो पहला आपको मालूम होना चाहिए, एडोलेसेंट मतलब क्या होता है, किशोर जनसंख्या, जैसे आप लोग हैं, ठीक है। जो आप लोगों की एज है उसको हम एडोलेसेंट पॉपुलेशन कहते हैं। और ये एज ग्रुप क्या होता है, 10 to 19। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि एडोलेसेंट पॉपुलेशन का किस एज ग्रुप में फॉल होते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए 10 से 19 साल, ठीक है। तो 10 से 19 साल के जो बच्चे होते हैं उनको हम एडोलसेंट पॉपुलेशन कहते हैं। और ये भारत में जो है काफी अच्छी परसेंटेज है। मेल जो है 53 है, और फीमेल एडोलसेंट पॉपुलेशन 47% की है, ठीक है। अब ये जो पॉपुलेशन है इसको हम यूथफुल पॉपुलेशन कहते हैं, और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि इसमें हाई पोटेंशियल होता है। ये देखिए, हाई पोटेंशियल होता है क्योंकि यही हमारे देश का भविष्य होते हैं, ठीक है ना। और इनमें एनर्जी काफी होती है। अगर हमारे देश के बच्चे ही खराब निकल जाएंगे, अगर उनमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं दी जाए, या फिर आप सोचिए कि अगर किसी देश की जनसंख्या है, पॉपुलेशन, अगर वो चोरी करे या गलत काम करे, तो क्या होगा उस देश का, ठीक है ना। अगर आप एक परिवार से भी मतलब रख लीजिए, अगर आपके फैमिली में सब बच्चे, आपके भाई बहन सब पढ़ लिख के अच्छे वो बन जाए, तो आपकी फैमिली की ग्रोथ होगी। और अगर आपकी फैमिली के बच्चे गलत काम करेंगे तो क्या होगा, फैमिली पूरी नीचे बैठ जाएगी, मतलब कि पूरा मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है ना, ग्रोथ नहीं हो पाएगी। उसी तरह से एक देश भी होता है, अगर उस वहां की यूथफुल पॉपुलेशन, क्योंकि यही दिमाग जो होता है ना, ये एक टर्निंग पॉइंट होता है। या तो बच्चे अच्छा रास्ता पकड़ते हैं या तो गलत रास्ता पकड़ते हैं, है ना। तो यूथफुल जो पॉपुलेशन है, एडोलेसेंट, उनको गाइड करना बहुत ही जरूरी है, बिकॉज दे हैव वेरी हाई पोटेंशियल। और जो इनकी एनर्जी होती है, इनको गाइड करना, सही डायरेक्शन में चैनलाइज करना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी गलत संगत में आसानी से पड़ जाते हैं, ठीक है। जैसे और ये सब, ये जो एज है, काफी समस्याएं फेस करती, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ये देखिए, ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ द यूथ पॉपुलेशन या फिर एडोलेसेंट पॉपुलेशन। तो ये सारा उसकी क्या है, प्रॉब्लम्स है। ये देखिए, ठीक है, प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये सही से लिखा हुआ गया नहीं होगा, लेकिन प्रॉब्लम्स है। लाइक लोअर एज एट मैरिज, कभी कोई होता है ना कि जल्दी शादी कर देते हैं, या फिर अनपढ़ता, इलिटरेसी है, या फिर फीमेल इलिटरेसी है, स्कूल ड्रॉप आउट है, देन लो इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट है, मतलब कुपोषित जिसे हम कहते हैं। हाई रेट ऑफ मेटरनल मोर्टेलिटी ऑफ एडोलेसेंट मदर्स, जिन लड़कियों की जल्दी शादी कर देते हैं, और उनको अगर जल्दी वो मतलब कंसीव कर लेती हैं, तो उनकी डेथ भी हो जाती है ना। मतलब कम एज में अगर आप बच्चा पैदा करेंगे तो क्या होगा, 18 से कम एज में, तो वो मतलब उनकी डेथ होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। देन HIV एड्स की बीमारी इन लोगों में जल्दी फैलती है। देन मेंटल डिसेबिलिटी भी जल्दी होती है, रिटार्डनेस, ड्रग एब्यूज, गलत संगत में बहुत जल्दी पड़ते हैं। अगर किसी ने सिखा दिया कि माँ बाप अच्छी बात करेंगे तो उन्हें समझ में, लेकिन फ्रेंड ने या किसी और कंपेनियन ने कह दिया भाई ड्रग लो, तुरंत इस चीज को मतलब, देन जुवेनाइल डिलिक्वेंसी, मतलब चोरी करना या फिर कुछ कोई क्राइम कर देना। तो ये सारे इनके सामने बहुत बड़ी चैलेंजेस हैं। और इसी सब को देखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने नेशनल यूथ पॉलिसी 2003 में पास की। अब देखिए उसमें क्या दिया हुआ है, द नेशनल यूथ पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड इन 2003। इस पे भी बहुत पढ़ लीजिएगा, ये पूरा जो है उसको पास की। और उसमें क्या था, ऑल राउंड लर्न कर लीजिएगा कि को कैसे विकसित करें, करना पड़ेगा, है ना।
मतलब इतना उनको एम्पावर के लिए, ताकि वो अपने जो है फैसले खुद